तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से पढ़ने से पहले हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि और फील्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो और फील्ड हो सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड है। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैग्नेटिक फोर्स, और यही रिलेशन देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड का। बिल्कुल साहब, ये इतनी चीजें आपको हजम होना स्टार्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने ऑलरेडी ये दो चीजों के बारे में पढ़ रखा है। न्यूक्लियर फील्ड वो उसकी बात बाद में की जाएगी, है ना, न्यूक्लियाई वगैरह उस जगह पर होती है, बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग फील्ड। तो अभी हम इन चीजों को देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स, हु डिस्कवर्ड अबाउट इट? किसने दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड? इससे रिलेटेड जो मेजर फेनोमेनन थे ग्रेविटेशनल फोर्स को, किसने दिया नाम? आइजैक न्यूटन। क्या बोला था उसने कि ये जो फोर्स होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो किस पर डिपेंड करती है? व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन? क्या बोलता है, बताओ जल्दी से। Force is directly proportional product of the masses and inversely proportional to distance between them. डिस्टेंस स्क्वायर है ना, स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे समझाने का मेन पर्पस फॉर्मूला नहीं है, मेरे समझाने का पर्पस है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट से, किस चीज से रिलेटेड है, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो क्या ये मैं बोल दूं कि मास 1 और मास 2, तो न्यूटन ने क्या बोला, अगर कोई भी दो मासी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रख दिए जाए तो हमेशा उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मास? यस और नो? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड ये कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? मास से, है ना? यस सर। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या पढ़ रखा है आपने? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर गिवन बाय कूलम्ब्स, है। बेसिकली यहाँ पे भी मुझे फोर्स के फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो, KQ अपॉन R स्क्वायर F इज इक्वल टू QE से, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि दो चार्जेस है Q1 Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन सोर्स है, ये जो KQ बाय R स्क्वायर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो रहा है मास से। इसी तरह से आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी है, mgh, है ना, मासी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मैं पूछूं इसका व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फील्ड, मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होना चाहिए? चार्ज। लेकिन क्या स्पेसिफिक कंडीशन है क्या? ये फोर्स जो है और ये जो फील्ड है, इसके अंदर चार्जेस मोशन में है कि रेस्ट पर है? रेस्ट। सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। लेकिन क्या स्पेसिफिक कंडीशन है? ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं, ये Q1 और Q2 ये रेस्ट पर है भाई, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस जब रेस्ट पर थे तो ही इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। बिल्कुल ठीक। मास हो गया, चार्ज हो गया, अब और चार्जेस एट रेस्ट हो गया। अब हमने पढ़ी नेक्स्ट, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्जेस आ गए इन मोशन। चार्ज किसमें हो गए? मोशन के अंदर। तो जब चार्ज, अगर इंडिविजुअल चार्ज थे और वो रेस्ट पर थे, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता था। फोर्स आता था इस वजह से क्योंकि चार्ज रेस्ट पर थे, और उसी से एक फील्ड जनरेट होती थी, जिस फील्ड को नाम दिया गया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हाँ भाई, अगर ये चार्ज रेस्ट पर है, कंडीशनल कंडीशन है, चार्ज रेस्ट पर है, तो ही ये अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जनरेट करता है जिसके अंदर किसी अनदर चार्ज को रख दिया जाए तो वो चार्ज अपने ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी तब तक भी वैलिड है जब रेस्ट पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किस वजह से? चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी में हमने करवा दिया चार्जेस इन मोशन, और इस चैप्टर में हमने कोई सी भी नए फील्ड की बात नहीं करी कि कोई फील्ड नया आया हो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते टाइम। लेकिन अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो देखा क्या गया कि अगर ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हम देख ही चुके हैं कि जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो करंट का फ्लो होने का मतलब, आई का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली, और अगर चार्ज फ्लो होते हैं तो इसका मतलब चार्जेस इन मोशन है, चार्जेस इन मोशन है। तो अब अगर आप यहां पर कोई दूसरा चार्ज रख दो तो ये चार्ज, और एक सिचुएशन के अंदर मैंने इंडिविजुअल चार्ज रख रखा है और ये वाला चार्ज इसको क्यू नॉट बोल देता हूं कंपैरिजन के लिए, ये क्यू नॉट रखा हुआ है। अगर ये प्लस क्यू रेस्ट पर होता तब तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती, क्योंकि ये रेस्ट पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आई है क्योंकि या तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, दोनों में से एक लग रहा है। और नेट चार्ज अगर मैं पूछूं यहां पर नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज क्यू है मेरा इसका, ये तो हम टेस्टिंग के लिए लेकर के आ रहे हैं ना। इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रेस्ट पे लाके रख दे तो ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसी वजह से एक फील्ड की हमने इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज इन मोशन में आ गए, यानी कि करंट जनरेट हो रही है, तब अगर मैं उस टेस्ट चार्ज को ला करके यहां रख दूं तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो फोर्स इज एक्टिंग। मतलब ना ये इधर इसकी तरफ जा रहा है, ना ये दूर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। और जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो कोई फील्ड अभी जनरेट नहीं हो रही इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। ठीक है साहब, ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो समझ में आ गई कि हाँ, अगर चार्ज मोशन में हो, ये वाले चार्ज, तो यहां पर कोई फोर्स नहीं लगता। रीजन बता सकता है क्या कोई मुझे कि क्यों फोर्स नहीं लग रहा होगा? एनीबॉडी कैन गिव मी द रीजन? सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा चलो मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यहां पर करंट जा रही है, मुझे बता सकते हो क्या इस करंट कैरिंग वायर का क्यू नेट कितना आना चाहिए? बताओ। मतलब क्यू नेट कुछ सर्टेन क्वांटिटी आएगी या कोई क्वांटिटी नहीं आएगी, या जीरो आएगी? मतलब जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बोलिए। जीरो होगा कि जीरो नहीं होगा? कुछ ना कुछ, मतलब मान लें कि कोई क्यू अमाउंट होगा कि नहीं होगा, कुछ क्यू होगा या जीरो होगा? जल्दी बोलिए। चार्ज इन मोशन में करंट के अंदर करंट फ्लो होने का मतलब बोलो ना। ऊपर से जा रही है क्या? जीरो। जीरो जीरो कितने जने बोल रहे हैं भाई? अरे यार, ये कंडक्टिंग वायर है, ये जो चार्ज लेकर के आ रहे हैं ना, ये चार्ज अलग से निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है? अगर Na था तो जल्दी से बताओ इसका क्यू नेट कितना है? बोलो क्यू नेट कितना है? केवल सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, व्हाट इज द क्यू नेट ऑफ सोडियम? जीरो। रीजन, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, और ये मिलकर के न्यूट्रल बना रहे थे। तो यार ये न्यूट्रल ही तो होता है अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो क्यू नेट जीरो है। लेकिन अगर मैं सिर्फ Na+ पूछूं, बताओ इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, क्यू नेट कितना है इसका?
+1. +1. कैसे पता चला आपको? आपको पता चला इसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट किए। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने Na+ के अंदर? 10. 10. क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका Z होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। जब Na+ बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 बचते। बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं Na+ के अंदर? 11. तो ये है प्लस का 11, ये है माइनस का 10। तो नेट चार्ज ऑफ Na+ कितना आया? -10 + 11 प्लस का 1। दैट्स व्हाई प्लस। बत्ती जली दिमाग की? अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे Cl एटम, इसका नेट चार्ज कितना है? 0. 0। अगर Na का जो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये ले लेगा Cl-। मुझे बताइए इसका नेट चार्ज कितना है? -1. -1। कैसे आया? Cl के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं Cl- में? 18. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है 17287, है ना? और एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से ले लिया, चाहे वो Na का लिया हो, कहीं से भी लिया हो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 18 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं Cl में? 17. इसलिए नेट चार्ज, एक है माइनस का 18, एक है प्लस का 17, इसलिए नेट चार्ज माइनस का बनाता है। बत्ती जल गई? जल गई होगी अब तक तो यार। अच्छा, ओहो, तो कि सर ये क्या समझा दिया आपने? कुछ नहीं समझाया मैंने। ये मैंने मेटेलिक वायर ले लिया। क्या ये मेटेलिक वायर मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर के बना होगा? हाँ कि ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, मान sir. लिया ये मैंने Fe का मान लिया, Fe का वायर है, आयरन वायर या कॉपर वायर मान सकते हो आप, और दिखाने के लिए मैंने बस सर्टेन एटम से शो कर दी। अभी मैंने इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं कर रखा कुछ भी, तो इसमें नेट करंट कितनी है? अभी नेट करंट कितनी है? 0। ठीक है, नेट चार्ज कितना है इसमें? अभी 0. 0. 0। रीजन क्या? सभी के सभी अभी Fe सभी के सभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल चल रहे हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इन्होंने दिया यहां पर, लेकिन इनके पास पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से निकल के हवा में कहीं आ रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, या इसी एटम ये जिनसे मिलकर के बना है उसी सरफेस में कहीं ना कहीं रहेंगे, इसी मटेरियल में कहीं ना कहीं रहेंगे, कि इस सिस्टम को छोड़ के नए सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक Fe मान लीजिए एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है कंडक्शन के लिए। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन के लिए निकला, बैटरी लगाते ही, अच्छा बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बैटरी? व्हाई वी अप्लाई द बैटरी? रीजन? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? क्यों? करंट को फ्लो करने के लिए. किस तरह से फ्लो करने के लिए? कंटिन्यूअस या Electrons की नॉन form में। कंटिन्यूअस? इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस फ्लो या नॉन कंटिन्यूअस फ्लो? Continuous flow. कंटिन्यूस जब इस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा तो क्या साइमल्टेनियसली इसी टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा क्या? जब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करेगा तो क्या उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकलेगा? हाँ कि ना? एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है। बताओ इस सिस्टम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इधर से जैसे ही निकला, इसको Fe+ बोल दूं तो इसका, इस एक सिंगल एटम का नेट चार्ज कितना है? +1. +1. +1। लेकिन उसी टाइम पे इधर एक इलेक्ट्रॉन आ भी गया, तो इस पूरे सिस्टम का अगर मैं नेट चार्ज पूछूं तो कितना है? अरे यार ये किसका माइक है? बंद करो, 0 नॉइज आ रही है। हाँ भाई, तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, बस यहां से ये जो एटम था इससे यहां गिर गया, निकलने के लिए तैयार है, निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहीं पर है और Fe+ बन चुका है। अगर सिर्फ इस सिचुएशन में जो मैंने एनसर्कल कर रखा है इसका नेट चार्ज पूछूं तो कितना है? 0.
0। एक Fe प्लस है और एक माइनस का एक इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज 0। अगर ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाए, मान लीजिए 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी फ्लो कर रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज -10 E। लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर निकले तो अंदर कितना चार्ज बच रहा है? Fe वाले कितने चार्ज बच गए? प्लस के 10। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो अगर पूरे सिस्टम का नेट चार्ज पूछूं तो बताओ कितना है? 0. +10 0। 0 + 10 Fe के -10 इससे ये निकले। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर जब भी करंट फ्लो हो रही होगी तो नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा? यस और नो? यस सर। Yes, sir. इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन वापस भी तो आ रहा है, या ये मान लीजिए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इधर से एंड उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली एंटर भी तो कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, और उसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए उनके कॉन्स्टिट्यूट एटम्स के थ्रू वो भी तो चार्ज में कन्वर्ट हो चुके हैं, मेटेलिक आयंस बन चुके हैं। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में दिया गया उतना ही चार्ज वायर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या नेट चार्ज हमेशा कंडक्टिंग वायर के अंदर 0 रहेगा? यस और नो? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अगर मैं एक वायर ले लूं और इस वायर भले ही मैं इसको कनेक्ट करूं ना करूं और इसके पास कोई नया चार्ज का मतलब आप मान लीजिए Mg+2 लाके रख दिया, क्या ये Mg+2 इस वायर के कारण कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा? क्या कनेक्ट नहीं कर रखा अभी मैंने, नहीं होगा। No, कनेक्ट sir. कर भी दूं इसको बैटरी से तो भी क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? क्या रुका हुआ है तो No, sir. तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता। कितनों को ये कंडीशन ढंग से समझ में आ गई? जब तक कोई कंडक्टिंग वायर ले रहे हो, क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा चाहे आप उसको कनेक्ट करें ना करें, तो और उसके पास में किसी दूसरे चार्ज को रेस्ट पर लेकर के आ गए, रेस्ट पर ला करके रख दिया, ये चार्ज लेके आए, यानी कि अभी हम Mg+2 लेके आए हुए हैं, ये कोई वायर नहीं है, ये चार्ज है। इसी तरह से ये जो चार्ज है ये कुछ चार्ज लेके आए, यानी कि हो सकता है 3Mg+2 वाले आयन हो यहाँ पे, या 3Cu+2 वाले हो जिनका इलेक्ट्रॉन पहले से रिमूव कर रखा है, उन वाले मेटेलिक आयंस को लेकर के आए हुए हो, ठीक है। तो कुछ चार्ज है, लेकिन जब यहाँ नेट चार्ज 0 है तो कोई चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हो तो वो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फील ही नहीं करेगा। अगर नहीं फील करेगा तो बताओ क्या इस सिचुएशन में जब चार्ज फ्लो हो रहा हो या कोई कंडक्टिंग वायर रखा हो, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी क्या? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। चार्जेस जब फ्लो होते हैं किसी कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर के थ्रू या कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू इस तरीके से कि अगर उनका नेट चार्ज 0 रहे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? तो फिर मैंने इतनी सारी चीजें क्यों बता डाली? अब देखो अब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अब आपके दो तीन चीजें अब माइंड में फिट हो चुकी हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड एक, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो वो उनकी मास प्रॉपर्टी के कारण है, मास अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर कंडक्टिंग वायर रखा और चार्ज पर क्योंकि कोई फोर्स नहीं रख रहा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंसीडरेबल नहीं है, लग तो रहा है, लेकिन क्योंकि मास ही इतना कम है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस होता है ना, लेकिन मास ही क्योंकि इन चार्जेस का इतना कम है कि दैट इज नॉट कमिंग इनटू द पिक्चर, इट इज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड। If the charge would be placed at rest, this will not get any force. It is not deflecting. That means the whatever the force existing because of their masses is not considerable. यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अभी नहीं बन रही है, अगर बन रही है तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट की है। सो इसका मतलब इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज 0 है तो इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, अब ठीक है, और नेट चार्ज सिस्टम का 0। अब क्या किया हमने, जैसे ही इस क्यू नॉट चार्ज को प्लस क्यू नॉट चार्ज को मान लीजिए मैंने जैसे ही, और ये करंट इसके अंदर फ्लो करवा दी, जैसे ही मैंने इसको स्पीड प्रोवाइड करवाई, तो स्पीड प्रोवाइड कराई तो लगना क्या चाहिए कि ये जिस डायरेक्शन में मैंने इसको एक फोर्स दे दिया, यानी कि एक्सटर्नली एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मैंने बाहर से एक हथौड़ा मार दिया इसके ऊपर, हथौड़ा मारने का मतलब फोर्स लगा दिया, हथौड़ा नहीं मार रहे, फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसको एक्सटर्नली किसी से भी। कैसे कर सकता हूं? हो सकता है मैं यहाँ पे प्लस क्यू नॉट
प्लस क्यू चार्ज, ये वाला चार्ज जो अभी बताया था मैंने, ये प्लस क्यू, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ लेकर के आ जाऊं तो रिपल्शन फोर्स लगा तो ये ऊपर जाएगा इसे। अगर अच्छा खासा इसका इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो इसके अंदर मोशन ऊपर की तरफ हो जाएगी। बिल्कुल साफ मोशन हो गई ऊपर की तरफ, ये भी रेस्ट पर रख रखा है मैंने। लेकिन इसके अंदर जैसे ही मोशन स्पीड ऊपर आई तो ये देख, ये होना क्या चाहिए था, लगना क्या चाहिए था, और होता क्या है अब समझिएगा। ये जाना चाहिए था सीधी डायरेक्शन में, लेकिन इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड, है ना। अब वो डिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। किधर आएगा इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए बस समझ लो कि इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आ गया, ये सीधा नहीं जा रहा है, सीधा ना जा करके वो एक कर्व पाथ के अंदर मूव करने लग गया। यानी कि जब और जैसे ही मैंने करंट स्टॉप करी, ये जहां पे था वहीं से सीधा चला गया, जिस पाथ पर था, जिस पॉइंट पर था, उससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधा चला गया। फिर से करंट चालू कर दिया, फिर से इसको अगर मैं एक स्पीड दे दूं तो ये फिर से यहां पर बैंड होता जाएगा और एक सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन स्टार्ट कर देगा इसको ये। और करंट बंद करते ही ये वापस से टेंजेंशियल, अगर यहां तक पहुंचा था और इस जगह करंट बंद कर दी तो ये यहां से टेंजेंशियली सीधा चला जाएगा। क्या इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि करंट है जब तक, तब तक इस पर एक क्या लग रहा है, ये डिफ्लेक्शन कब आया होगा। कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will remain at rest, and if it is in motion it will remain in motion with same uniform velocity until unless some external unbalanced force is being applied on it, and the force can change either its speed मतलब velocity या तो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या its direction can be changed। तो अगर फोर्स मैं इस पे मान लीजिए पीछे से हिट करूं तो इसको स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर जा रहा था तो जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। इंक्रीज। और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो स्पीड डिक्रीज। और अगर मैंने ये इस तरह से फोर्स लगा दिया तो बताओ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज। क्या इसके अंदर अगर ये डिफ्लेक्शन हमें दिखा, क्या डिफ्लेक्शन दिखना इस बात का सबूत है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा है? यस सर। क्या वो फोर्स ग्रेविटेशनल होगा क्या? नो सर। अगर ग्रेविटेशनल होता तो शुरू में ही लग जाता, क्योंकि ग्रेविटी तो मास से रिलेटेड है, और मास तो शुरू यहां पे पहुंचाओ चाहे यहां पे पहुंचाओ, मास थोड़ी चेंज हुआ है, इसका भी मास चेंज नहीं हुआ, तो पहले लग जाता फोर्स। तो वो फोर्स तो लग नहीं रहा था, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम नहीं कर सकता। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा क्या? इलेक्ट्रिक लगता तो पहले ही लग जाता, नेट चार्ज तो 0 है। तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स आ रहा है, तो क्या मुझे एक नए फील्ड की जरूरत पड़ेगी क्या, कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो इसको यहाँ पर, और ये तभी तक मिल रहा है जब तक कि करंट फ्लो हो रही है, और जैसे करंट फ्लो हो रही है वो डिफ्लेक्शन खत्म हो जा रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन जा रहा है। क्या मुझे एक नए फील्ड को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है क्या? यस सर। उस फील्ड को नाम दे दिया गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट कुछ नहीं है। मैग्नेट क्या है? When the charges in motion, then they will produce a certain types of force surrounding them, due to which, in the vicinity of which another charge would have been given some velocity, it would experience some force. Okay, now, and this comes into the picture. This force activates only and only whenever another charge is in motion in the vicinity of it. बोलो हाँ के ना? यस सर। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, भले करंट फ्लो हो रही है, लेकिन चार्ज को अगर हम मोशन में लेकर के आए तो इस पर एक डिफ्लेक्शन लगना इस बात का सबूत है कि भाई चार्ज जब मोशन में हो, चार्जेस जब मोशन में हो और उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा चार्ज अगर मोशन में हो, तभी एक फील्ड जनरेट होती है। वो फील्ड ही नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। इसको नाम क्या दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
मैग्नेटिक Yes, फील्ड। sir. तो अगर मैं तुमसे Yes, sir. पूछूं यहाँ पर कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बोलोगे? Mass. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे? Charge. चार्ज नहीं, चार्ज एट Rest. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, Charges at motion. Charges at motion. चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन। वाह साहब, बिल्कुल आप जो मेरा एम बस ये यहीं तक का था कि आप इस चीज को आपको समझ में आए कि क्या होता है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अब आइंदा से कभी भी मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब चार्जेस मोशन में होंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें? ठीक है, बहुत बढ़िया साहब, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ। तो देखिए अब 2-3 पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है। हमने बोला कि जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर, स्ट्रेट वायर के अंदर फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ, और स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से इन सबसे पता चल गया कि एक करंट फ्लो होने पर, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर लेते हैं। तो ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके ऊपर इस वायर के पास में, अभी दिख तो कुछ भी नहीं रहा ना, तो ये कार्डबोर्ड लेते थे हम, आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करते थे, ये सब कुछ हम नाटक करते थे, वो आयरन सर्कुलर पैटर्न में जाती थी, तो उससे तो बस शेप पता चलता था, डायरेक्शन कैसे हो रही थी उसके को हमने एक तो मैग्नेटिक नीडल कंपास के थ्रू चेक कर लिया था। दूसरा रीजन है कि अगर इमेजिनेशन करें, हम इमेजिन करें कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पोल रख दूं, यहाँ पे कहीं से मैं केवल मान लियो नॉर्थ, सिंगल नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉर्थ विद साउथ ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं कहीं पे भी, मान लीजिए मैंने ऐसे ही रख दी, इस जगह पे ऐसे ही रख दी, ये मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल का मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जैसे ही यहाँ पे रखी और हमें पता था कि ये तो ऐसे पैटर्न बना हुआ था, ऐसे पैटर्न बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये अपने आप को टर्न कर लेगी। अगर बहुत लाइट ले रखी है तो ये इस तरीके से, और इसमें अब ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, और ये धीरे धीरे घूमती घूमती इस पाथ को ट्रेस करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो लाइन बन रही है इनको तो बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जिस पाथ को मैग्नेटिक नीडल ट्रेस कर रही है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हमने देखा मैग्नेटिक नीडल, अगर इस पर एक बहुत थिन एंड लाइट मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए तो वो सर्कुलर घूमना स्टार्ट कर देगी। और किस तरह से करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई द रोटेशनल effect once the current is moving in upward direction, the direction of the magnetic field lines are anti-clockwise and they are creating the north pole. in north pole इसलिए क्योंकि north इधर की तरफ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मूव कर रहा है उसको बोल दिया नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या यहां से एक ऑब्जर्वेशन आपने और देखा क्या? करंट अगर मैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं, भाई ये सारी चीजें ना बुक में डायरेक्ट नहीं लिखी हुई, लेकिन वो होता है ना कि काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं तो चीजें धीरे धीरे अलग तरीके से भी समझ में आना चालू होती। तो पहले हमें भी नहीं पता होती थी शुरू में जब स्टार्टिंग पढ़ाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें रिलेशंस निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करंट, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो कौन सी एक्सिस के अलोंग है? अभी ये वायर के अंदर वाई एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो कर रही है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये कहां पे बन रहा है? एक्सजेट प्लेन के अंदर। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि एक्सजेट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस? यस और नो? Yes, sir. तो करंट है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बना है एक्सजेट प्लेन के अंदर, एक्सजेट प्लेन। और ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, 10th में पढ़ करके आए हैं आप लोग, है ना? कुछ भी नया नहीं बताया, बस नया विजुअलाइजेशन देख रहे हो आप कि अच्छा इसको देखने का नजरिया कैसे। अच्छा, दूसरा तरीका, एक चीज और जो शायद मैंने नहीं बताई हो
लेकिन आपने 10th में पढ़ी होगी तो उसको यहाँ पे मैं रिकॉल करवा देता हूँ, रिकैप भी कर दूंगा, वो आगे आएगा बेसिकली, लेकिन अभी बता देता हूँ। ठीक वैसे जैसे स्ट्रेट वायर में करंट अगर फ्लो करती है तो राइट हैंड थंब रूल में बोलता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स करंट होगी उस डायरेक्शन में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो होता है सर्कुलर। ठीक इसी तरह से अगर कोई सर्कुलर लूप हो जिसमें वायर जिसके अंदर करंट फ्लो करवा दी जाए, ये भी आप 10th के अंदर पढ़ करके आए हैं, इसे मैं यहां डायरेक्टली भी बता रहा हूं और ये आगे भी आता है हमारे। तो इसलिए अगर मैं करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो करवा रहा हूं, देखिए करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कौन सी डायरेक्शन बनाई मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एरो बनाए हैं ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को। क्या आप लोग 10th के अंदर सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ करके आए हैं? जो पढ़ के आए बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो रिकॉल कर लें। इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर है वायर स्ट्रेट जिसमें है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर, यानी कि मैग्नेटिक अगर करंट है स्ट्रेट तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और करंट है सर्कुलर तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा स्ट्रेट। कैसे? राइट हैंड रूल से। इसमें राइट हैंड रूल तब काम करता है जब थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो भूल जाए करंट फरंट, थंब स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन जो है, और फिंगर सर्कुलर वाली डायरेक्शन में, जिस पे जो लिखा है वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो अगर मैं थंब, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन में क्या चीज है, करंट, करंट की डायरेक्शन में थंब रखूं तो मूविंग फिंगर्स विल बी गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर करंट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो मैं सर्कुलर पाथ में क्या मूव कर सकती है मेरी, सिर्फ फिंगर। सो इफ आई कर्ल माय फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट then the stress thumb will give the direction of magnetic field। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, अपवर्ड की तरफ परपेंडिकुलर। क्या दोनों ही सिचुएशन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या आई इज परपेंडिकुलर टू बी है क्या? यस सर। यस सर। है ना? इसके अंदर प्लेन में है ये पूरा का पूरा, करंट एक सिंगल एक्सिस के अलोंग है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल एक्सिस में, करंट क्योंकि पूरे प्लेन में। दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो करंट प्लेन में हो जाए या करंट किसी एक्सिस के अलोंग हो जाए। करंट 3D में तो जाएगी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में या तो सर्कुलर पाथ पॉसिबल है या स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। दो ही चीजें पॉसिबल है, तो या तो प्लेन बन सकता है या एक्सिस बन सकती है। तो अब अगर मैं इसको शो करूं यहां पर, तो मेरी करंट फ्लो हो रही है ऐसे, यानी कि यहां पर कौन से प्लेन में है करंट, कौन से प्लेन में फ्लो हो रही है? एक्जेक्ट प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग आ रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के। यहां से एक चीज समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा और हमेशा करंट के परपेंडिकुलर रहेगा। कहीं पे भी चले जाओ, कैसा भी, कहीं पे भी दुनिया में कभी भी देख लो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो हमेशा जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो हमेशा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली ऐसे मतलब बीच में कभी काम आ जाती, लेकिन अभी देखना कैसे काम आएगी हमारे। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, समझ गए आप। ये मैंने वायर ले लिया, इसके अंदर ये करंट है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और मान लीजिए ये मैंने वही एक्सजेड प्लेन ले लिया, और एक्सजेड प्लेन के अंदर मान लीजिए ये ऐसे रख देता हूं, चलो हटाओ, ये करंट इधर जा रही है, तो करंट इधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस के अलोंग होगा या किसी प्लेन में होगा? इफ दिस इज द करंट, YZ plane। या चलो अभी आप समझे नहीं, ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो। मैंने बिल्कुल ये करंट को एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया, ये लो इजी कर देता हूं थोड़ा ताकि क्वेश्चंस मेरे समझ में आए आप लोगों को। एक्स एक्सिस पर रख दिया मैंने,
अभी बताओ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख दिया मैंने वाई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनेगा? Z plane. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे YZ बनेगा? plane. हाँ? YZ plane. YZ plane। YZ. ये वाला बनेगा क्या? देखो, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। मैंने करंट यहां पे कर दी सर्कुलर लूप में, तो ऊपर ये भी समझ में आ गया। ओके, अच्छा, करंट जब स्ट्रेट वायर में अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे फ्लो हो रही है ऑब्लिकली, कहीं पे भी, अब रेंडमली पुट कर दिया मैंने, और उसके कारण मैं यहां पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां ड्रॉ कर दूं, तो इससे एक सर्कल बना दूं, तो क्या यही मैग्नेटिक फील्ड होगा? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या ये वाला? जल्दी बोलो। ये देखिए, Yes, sir. ये करंट Yes, फ्लो हो रही है, sir. ये इस पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं क्या करूं? उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, और इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो क्या ये मेरा मैग्नेटिक लूप बन गया? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई? क्या यही है क्या मेरी मैग्नेटिक Yes, फील्ड Yes, लाइन? sir. है ना? और इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, तो ये किधर की तरफ आ रही होगी? करंट जा रही है वाई एक्सिस, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज तो है। पर्टिकुलर इस पॉइंट पर पूछूं तो डायरेक्शन, पी पॉइंट पर पूछूं तो डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन क्या बताएगी? जहां पे मेरी ये जो फिंगर्स हैं वो ठक ठक कर रही होंगी। देखो, ये मैंने लिया ऊपर, और यहाँ पे पी पॉइंट पे अंदर की तरफ, अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है इस पॉइंट पर? Yes, sir. XZ plane. एग्जैक्टली जेड के अंदर चली जाएगी। अगर मैं वहां सामने पूछूंगी, जैसे ये वाली रिंग है ना, अब ये रिंग तो हमारी हो गई मैग्नेटिक लूप की, इस पॉइंट पे पूछूं तो क्या ये इधर आ जाएगा अंदर की तरफ, टेंजेंशियल? किसी भी पॉइंट Yes, पर sir. अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड Yes, की sir. डायरेक्शन निकालनी है, तो उस सर्कुलर लूप के किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे, जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर रोटेशन ऐसा है तो इस पॉइंट पे पूछूंगा तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। That will be giving us the direction of magnetic field. That is the property of magnetic field lines. ये भी आप 10th में पढ़ के आए हो, आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा हूं तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, अगर लूप में डायरेक्शन ऐसे हो तो टेंजेंट इधर की तरफ ड्रॉ होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि एरो इधर की तरफ चल रहे हैं। अगर एरो इधर होते तो टेंजेंट इधर होती। तो क्या मुझे यहाँ पर पूछूं मैं, तो क्या ये मेरी अंदर की तरफ होगी? क्या समझना, थोड़ा सा मुझे 3D व्यू चाहिए। पहले इसको समझ लेता हूं। ये वाली जो लाइन बनाई, क्या ये y के पैरेलल है या y के परपेंडिकुलर है? ये जो लाइन बनाई मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, जो बोर्ड पे दिख रही है आपको, Parallel. Parallel. अरे बहुत दिमागो, परपेंडिकुलर है ना, ये y एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ हुआ ना, ये सोचो ना, ये हुआ ना, ये ऊपर तो है ये मेरा वायर, ये तो है मेरा वायर, और इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं तो इस पॉइंट पे तो ये हुई ना मेरी जो फिंगर है, फिंगर और ये वाई एक्सिस। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हुई ना Yes, यार। sir. देखो ना, सोचो, थोड़ा सा विजुलाइज करो खुद के हिसाब से। देखो कि ये वायर लिया मैंने, यहां पर सर्कुलर लूप है, तो इस पॉइंट पर इधर अंदर की तरफ आएगी ना। अरे यार, कुछ भी नहीं समझ रहे तुम लोग, बुढ़ करो सारा। सामने से दिखाता हूं, ऐसे नहीं विजुलाइज हो रहा। तो ये मैंने बना दिया साहब, ये मेरी करंट है। करंट ऐसे आ रही है बाहर से अंदर की तरफ। जल्दी से बताओ इसमें रोटेशन कैसे बनाऊं? एरो किधर किधर बनाऊं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. ये डायरेक्शन, इसको ऐसे ना बना करके, क्या मैं अगर सिर्फ डॉट बोल देता तो भी चलता? क्या ये करंट बिल्कुल ऐसे बाहर आ रही है? अब मैं बोर्ड पे ऐसे, तो ये वाला तो मार्कर बनेगा नहीं, ऐसे 3D में तो ऐसे ही बनाऊंगा ना। तो क्या ये आई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या जेड एक्सिस के अलॉन्ग है क्या आई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैंने मेरा थंब रख दिया और फिंगर्स कर्ल कर दी। अगर इस पॉइंट पर पूछूं डायरेक्शन,
तो क्या ये डायरेक्शन ये आएगी क्या? ये कौन सी एक्सिस के अलोंग होगी? सामने से देख रहे हो, ये आपका जो लूप बना है, ध्यान से देखिएगा, दिस लूप हैज बीन मेड अप इन XY plane because current is in Z direction. करंट Z डायरेक्शन के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बनना चाहिए था, XY प्लेन में बना है। तो क्या ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्या ये इस जगह पे X एक्सिस के अलोंग हुई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये कहीं पे भी बनाऊं तो ये क्या ये वाली जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये XY प्लेन में है कि XY प्लेन से बाहर है? XY प्लेन में ही रहेगी। ऐसे सामने से देख रहा हूं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, देखिए जो मेरा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर लूप के लिए, और ये सामने XY प्लेन है। यहां बनाऊंगा तो ये X एक्सिस के अलोंग, यहां बनाऊंगा तो Y एक्सिस के अलोंग, और कहीं पे भी बनाऊंगा तो रहेगा तो XY प्लेन में ही ये डायरेक्शन, कहीं पे भी घूम जाए तो क्या ये वाला जो लूप घूम रहा है XY प्लेन के अंदर रहेगा? यस और नो? तो ये डायरेक्शन जो है पर Z एक्सिस ऐसे है, ये लूप में कहीं पे भी टेंजेंट घुमा दूं, सब जगह पर ये टेंजेंट इस I के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? यहां पर कहीं पे भी ये I के हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्योंकि ये Z तो ये है। विजुअलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब इस सिचुएशन में बताओ, ये करंट जा रही है इस एक्सिस के अलोंग, तो इसको y एक्सिस ही मान लो, तिरछा है, तिरछे को y एक्सिस मान लो, तो ये एक तरह से x एक्सिस हो गई। इसमें बात करूंगा तो ये अंदर की तरफ, और अंदर वाली डायरेक्शन क्या z एक्सिस हुई क्या? Yes, sir. तो ये z एक्सिस, तो क्या z एक्सिस y के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. इस जगह पूछूंगा तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस y के परपेंडिकुलर, यहां पे पूछूंगा तो ये बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग, तो क्या ये I और z वापस से परपेंडिकुलर? क्या हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सिंगल पॉइंट पे पूछ लो, क्या हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? किसी सिंगल पॉइंट पे भी पूछूं तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. ओके, बस ये एक पॉइंट था जो समझाना था, जिसमें आपको इतना विजुअलाइजेशन में टाइम लगा है। खैर कोई नहीं, समझ में तो आ गया, मेन बात ये। ठीक है, अब करते हैं बायो सावर्ट्स लॉ नेक्स्ट क्लास।